तो देखो हमने कंजंक्शन पढ़ लिया था। मैं फटाफट फटाफट सारा रिवाइज करवा देती हूँ एक बार, फिर आगे पढ़ेंगे। कंजंक्शन में हमने सबसे पहले पढ़ा था एंड। कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को ऐड करते हैं या ज्वाइन करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कंजंक्शन। ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एंड एक कंजंक्शन है, तो हम एंड के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो ये दो तरह से होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। यदि दोनों सब्जेक्ट असमान हो, जैसे मोहन और सोहन, लेकिन ये काम दोनों के सेम है, दोनों स्टूडेंट है, तो अगर सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट है तो हम एंड लगा देंगे और आर लगेगा, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है। एंड के साथ में हमेशा आर आएगा, प्लूरल आएगा, ये चीज ध्यान में रखनी है। हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी, हेल्पिंग वर्ब और मुख्य वर्ब प्लूरल होगा, और ऑब्जेक्ट भी प्लूरल, स्टूडेंट्स हो जाएगा यहाँ पे। मोहन एंड सोहन आर स्टूडेंट्स होगा। ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो प्लूरल ऑब्जेक्ट आएगा। ये ध्यान में रखना है कि ये आर हो जाएगा और ये स्टूडेंट्स, ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमने कर लिए थे कल। जैसे देखो एंड है तो आर ब्रदर्स, आर फ्रेंड्स, ठीक है। आर गोइंग टू जयपुर, मतलब यू आर गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू जयपुर, यू एंड आई आर गोइंग टू, यहाँ पे प्लूरल ही आएगा, प्लूरल आएगा यहाँ पे। ये देखो वर कुकिंग फूड, ठीक है। हिज फ्रेंड वर कुकिंग फूड, गोपाल वॉज कुकिंग फूड। अब ये जब दोनों, जब सब्जेक्ट असमान है ना, तो काम इनके देखो सेम है। गोइंग टू जयपुर, ये भी गोइंग टू जयपुर, ये माय फ्रेंड, ये भी माय फ्रेंड, माय ब्रदर, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट समान होंगे तो इनके काम अलग अलग कर दिए। शी और शी, तो शी प्रिपेयर टी भी बनाती है और टुक इट विद मी, और मेरे साथ में पीती है, चाय बना के मेरे साथ पीती है। तो इनको ऐसे ऐड करना है, शी प्रिपेयर्ड टी एंड टुक इट विद मी, ये वाले इस तरह से ज्वाइन होंगे। तो ये टाइप 2 है एंड का। यस मैम। तो इसके भी रूल यही थे, माय ब्रदर वेंट इन, माय ब्रदर बॉट। तो इसमें भी यही था कि प्रथम वाक्य के फुल स्टॉप को हटा दो, एंड लगा दो, वो दोनों सब्जेक्ट क्योंकि समान है इसलिए दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हटा दो, शेष उतार दो। इसमें भी यही था कि शी वेंट टू सिनेमा, शी सॉ द पिक्चर, तो हम लिखते थे इसको शी वेंट टू सिनेमा एंड सॉ द पिक्चर, बस इस तरह से जोड़ना है, इसको हटा दो बस। सब्जेक्ट सेम है तो इनके काम अलग अलग है। द टीचर केम टू द क्लास, शी बिगेन टू टीच द स्टूडेंट, तो टीचर केम टू द क्लास एंड बिगेन टू टीच द, मतलब ये हटाना है बस हमें यहाँ पे, दूसरे वाले। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। दूसरा हमने पढ़ा था कंबाइनिंग सेंटेंसेस एज वेल एज। दूसरा हमारा जो कंजंक्शन था वो था एज वेल एज। एज वेल एज में हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट, ये जो पहले वाला होगा, इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। पहले वाक्य के सब्जेक्ट हरि के साथ दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट एज वेल एज से जोड़ दे, इसके बाद पहले वाक्य का शेष भाग उतार दे, पहले वाक्य का शेष भाग उतार दे। मतलब जो सब्जेक्ट, इसके अंदर हमें फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कहाँ लिखा है यहाँ पे? प्रथम वाक्य के सब्जेक्ट के बाद वाले भाग को पूरा द्वितीय वाक्य का सब्जेक्ट उतार दो, ठीक है। तो इसमें हमें ही के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज आया है, देखो क्योंकि ही सिंगुलर है तो हैज आया, अगर हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग लगाते तो हैव आता। तो एज वेल एज जब भी होता है तो ही के पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ये ध्यान में रखना है। प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट उतारो, एज वेल एज लगाओ, द्वितीय वाक्य का सब्जेक्ट उतारो, प्रथम वाक्य के सब्जेक्ट के बाद वाले भाग को पूरा उतार दो। ये वाला एज इट इज उतारना है, ये वाला एज इट इज इसको छाप देना है। ये पहले ये सब्जेक्ट ही लगाया, फिर एज वेल एज लगाया, फिर इसका सब्जेक्ट लगाया हिज फ्रेंड्स, फिर ये फर्स्ट वाला एज इट इज उतारना है। तो एज वेल एज में ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। एज वेल एज खत्म हो गया। एज वेल एज के दो टाइप नहीं था, सिर्फ एक ही टाइप है। फिर हमने ये भी पढ़ लिया था, इसके दो टाइप, ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर हमारा तीसरा कंजंक्शन था नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो स्टूडेंट, इसमें भी दो टाइप के थे, जब सब्जेक्ट समान हो, यहाँ पे भी स्टूडेंट है, यहाँ पे भी सेम सब्जेक्ट होंगे
तो काम अलग अलग करेंगे, स्टोरी भी लिख रहे हैं, एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स वर राइटिंग नॉट ओनली अ स्टोरी बट ऑल्सो एन एप्लीकेशन। तो इसके क्या रूल्स थे? इसके रूल थे, पहले वाक्य जहां तक कॉमन समान हो उसके तुरंत बाद नॉट ओनली लगाकर पूरा, पहला वाक्य जो समान है, शी विल कुक, शी विल कुक, तो शी विल कुक लिख दो पहले, फिर नॉट ओनली लिख दो, फिर फूड, और ये इसका बचा हुआ ये लिख दो राइस। इसको इस तरीके से करना था। तो पहला वाक्य जहां तक समान हो उसके तुरंत बाद नॉट ओनली लगाकर पूरा वाक्य उतार दो, उतार दो। स्टूडेंट्स वर राइटिंग नॉट ओनली अ स्टोरी बट ऑल्सो राइस। तो शी विल कुक नॉट ओनली फूड बट ऑल्सो राइस, इस तरह से। शी इज नॉट ओनली टॉल बट ऑल्सो ब्यूटिफुल। बबीता विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट ऑल्सो दिल्ली। ठीक है, बबीता विजिटेड आगरा, शी विजिटेड दिल्ली। जब सब्जेक्ट सेम होंगे तो काम अलग अलग कर रहे होंगे, आगरा विजिट करिए, दिल्ली, सब्जेक्ट अलग अलग है तो काम सेम करेंगे। राम वेंट टू स्कूल, मोहन वेंट टू, राम भी स्कूल जाता है, मोहन भी, तो यहाँ लिखेंगे नॉट ओनली राम बट ऑल्सो मोहन वेंट टू स्कूल। के अंदर रूल देखो, नॉट ओनली के वाक्य आरंभ करो, इससे वाक्य आरंभ करना है, इसके बाद केवल सब्जेक्ट को उतार दो, शेष पहला वाक्य छोड़ दो, नॉट ओनली राम, तो ऐसे लिख दिया। दूसरे वाक्य को बट ऑल्सो से आरंभ करके पूरा वाक्य उतार दो, इसके अंदर ये सेकंड वाला उतारना है पूरा एज इट इज, मोहन वेंट टू स्कूल, ये ध्यान रखना। एज वेल एज में हम फर्स्ट वाले हेल्पिंग को, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर है ना, ये सेकंड वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से लगाना है। हाँ इसमें सेकंड वाला है, सेकंड वाला पूरा का पूरा उतार दो ये। एज वेल एज में हम फर्स्ट वाला सेंटेंस उतार रहे थे, ये एज इट इज, ठीक है। इसमें बट नॉट ओनली बट ऑल्सो में हम ये उतारेंगे, ये वाला लिखा है ना इसने, दूसरे वाक्य को बट ऑल्सो से आरंभ करके पूरा वाक्य उतार दो, बट ऑल्सो मोहन वेंट टू स्कूल, ये पूरा एज इट इज उतारना है। तो इतना सा ध्यान रखना है दोनों में डिफरेंस। एज वेल एज में हम पहले वाले के अकॉर्डिंग कर रहे थे, और इसके अंदर हम सेकंड जो सेंटेंस है ना वो पूरा का पूरा उतार देंगे। सेकंड जो सेंटेंस है वो हमें एज इट इज छापना है। तो ये हमने कल पढ़ लिए थे, आज हम पढ़ेंगे बोथ एंड एंड। बोथ और एंड भी पढ़ लिया था हमने, बोथ और एंड भी हमने पढ़ लिया था, ये तो बहुत इजी है, बोथ और एंड तो सेम एंड वाले जैसा ही था। देखो इसमें द टीचर इज स्लीपिंग इन द हॉस्टल, तो इसमें लिखा था नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स आर आएगा, यहाँ पे इज नहीं आएगा, इज स्लीपिंग इन द हॉस्टल नहीं आएगा, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आएगा। बट ओनली नॉट ऑल्सो में, सॉरी नॉट ओनली बट ऑल्सो में ये सेकंड वाला उतारना है, आर स्लीपिंग इन द हॉस्टल, ये देखो आर स्लीपिंग इन द हॉस्टल, ठीक है। बॉयज आर मेकिंग अ नॉइस ना, इसमें इज आएगा। नॉट ओनली द बॉयज बट ऑल्सो द मॉनिटर इज मेकिंग अ नॉइस, मतलब इसके हिसाब से लगाना है। तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, देखो अपन बोलेंगे भी ऐसे, नॉट ओनली द बॉयज, ना केवल लड़के, बट ऑल्सो द मॉनिटर, जो मॉनिटर है वो भी आवाज कर रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। एज वेल एज में फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, ये ध्यान रखना। ये भी हमने पढ़ लिया था, फोर्थ, चार पढ़े थे हमने, तो ये भी पढ़ लिया था। कंबाइनिंग सेंटेंसेस, इस फोर्थ कंजंक्शन था हमारा बोथ एंड, बोथ और एंड, ठीक है। तो इसको भी हम दो तरह से यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट समान हो, समान होगा तो अलग अलग काम कर रहे थे ये। शी विल टीच, वो ग्रामर भी पढ़ाएगी टेंस भी पढ़ाएगी, तो शी विल टीच हिम बोथ ग्रामर एंड टेंसेस। तो इसके हमने क्या रूल पढ़े थे? शी विल टीच हिम, एक तक दोनों वाक्य समान है, शी विल टीच हिम तक समान है, तो पहला वाक्य जहां तक समान है उसके तुरंत बाद बोथ लगा दो। ये जहां तक समान है इसको लिखा, बोथ लगाया, फिर इसका ग्रामर एंड इनके बचे हुए पार्ट लगा दिए बस। पहला वाक्य जहां तक समान है उसके तुरंत बाद बोथ लगा दो, शेष वाक्यांश उतार दो। शी विल टीच हिम यहाँ तक सेम है, लिखा बोथ ग्रामर एंड टेंसेस, शेष वाक्यांश ये हो गए ना अपने, ठीक है। तो बस बोथ ग्रामर एंड टेंसेस इस तरह से आएगा ये। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एंड होगा तो उसके साथ में आर ही लगेगा, ये हमने ये भी पढ़ लिया था। जैसे देखो, आई एम अ टेलर, आई एम अ टीचर, आई एम बोथ अ टेलर एंड अ टीचर, मोहन विल परचेज बोथ अ कार एंड अ स्कूटर, ये तो इजी है। टूरिस्ट कम फ्रॉम बोथ इंग्लैंड एंड फ्रांस, शी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड वाइज। ये देखो इस वाले में था थोड़ा, अगर इसमें अलग अलग होंगे,
गीता भी टीवी देख रही है, रीना भी टीवी देख रही है। बोथ गीता एंड रीना वर वॉचिंग टीवी। तो ये हमने पढ़ा था कि एंड के साथ तो वर ही लगेगा, तो ये हमने पढ़ लिया था कल। फिफ्थ पढ़ेंगे आज, ये और देख समझा देती हूँ थोड़ा सा, फिर हम फिफ्थ से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ये रहा इसमें, दूसरा वाक्य पूरा उतारो लेकिन वर्ब प्लूरल कर दो। ये देखो वर्ब प्लूरल करना है, बोथ तथा एंड के कारण प्लूरल रहेगा। बोथ गीता एंड रीना वर आएगा, वर वॉचिंग टीवी। अंत का नाउन भी प्लूरल कर दो, मतलब जैसे स्टोरीज, लैंग्वेजेस, एप्पल्स, इसको भी प्लूरल कर देना। अंत में जो नाउन आएगा उससे भी प्लूरल कर देना। बोथ रीता एंड फतिमा सैंग वेल। बोथ इंग्लिश एंड संस्कृत आर इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस, इसको भी प्लूरल कर देना। एंड की वजह से आर लगेगा, तो ये तो इजी इजी थे, हमने पढ़ लिए थे। बोथ रानी एंड कमला हैव डॉग्स। ठीक है, हैव आ गया, प्लूरल आ गया, डॉग्स बन गया। वर राइटिंग स्टोरीज, स्टोरी का स्टोरीज हो गया, स्टोरी सिंगल है, स्टोरीज प्लूरल है। एप्पल्स तो एप्पल्स ही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आज हमें पढ़ना है फिफ्थ वाला। पांचवा कंजंक्शन है हमारा, इसके अंदर टोटल हमारे ज्यादा कंजंक्शन नहीं है वैसे, मेरे ख्याल से टोटल 10 ही है इसमें। थोड़े से ही, ज्यादा नहीं है। तो आगे चलते हैं हम। कंबाइनिंग सेंटेंस, फिफ्थ हमारा जो कंजंक्शन है वो है आइदर और। इसको ईदर भी बोलते हैं, इसको आइदर भी बोलते हैं, दोनों सही है। ईदर भी कह सकते हो, आइदर भी कह सकते हो। आइदर और मतलब या तो ये या ये, या तो ये खा लो या फिर ये खा लो, या तो लेटर लिख लो या फिर ये काम कर लो। मतलब या तो ये काम कर लो या तो ये काम कर लो, ठीक है, कोई एक काम तो करो, ऐसे बैठ मत लो। आइदर और, ठीक है। आइदर मतलब ये या फिर ये। तो जैसे इस प्रकार के वाक्य भी गोल्डन रूल्स के अनुसार दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप जिसमें दोनों वाक्य, अभी तक अपन ने जितने भी पढ़े सब दो दो टाइप्स के पढ़े, सिर्फ एज वेल एज था वो सिंगल एक ही टाइप का था सिर्फ। इस प्रकार के वाक्य भी गोल्डन रूल्स के अनुसार दो टाइप के हो सकते हैं। टाइप वन टाइप में जिसमें दोनों वाक्य के सब्जेक्ट सेम हो, टाइप टू में सब्जेक्ट समान नहीं हो, वही है सेम। तो टाइप वन में जब दोनों वाक्य के सब्जेक्ट समान, जब दोनों समान। अरुण इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ स्टोरी। जब ये दोनों समान होंगे ना तो दोनों अलग अलग काम करेंगे। लेटर भी लिख रहा है और स्टोरी भी लिख रहा है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अरुण इज राइटिंग अ लेटर प्लस अ स्टोरी। इसने ऐसे लिखा है, अरुण इज राइटिंग आइदर अ लेटर और अ स्टोरी। वो या तो लेटर लिखेगा या फिर वो स्टोरी लिखेगा, एक चीज लिखेगा, दोनों चीजें नहीं लिखेगा। अरुण इज मतलब अरुण लिख रहा है, या तो लेटर लिख रहा है या वो स्टोरी लिख रहा है। अरुण इज राइटिंग आइदर अ लेटर और अ स्टोरी। वो या तो लेटर लिख रहा है या फिर वो स्टोरी लिख रहा है। तो शी इज रीडिंग अ स्टोरी, शी इज रीडिंग अ नोवेल, तो इसको हम बोलेंगे शी इज रीडिंग आइदर अ स्टोरी और अ नोवेल। सीता प्लेज आइदर, चलो ये तुम ही बताओ, तुम रीड करो इनको अभी बन। She is reading a she is reading a story. She is reading a novel. She is reading either a story or a novel. तो हम इसको ऐसे बोल, Sita Sita plays football. She plays cricket. Sita plays either football or cricket. Raju went to Ajmer. He went to Jaipur. Raju went to either Ajmer or Jaipur. राजू वेंट आइदर टू अजमेर और टू जयपुर। ठीक है, फोर्थ पढ़ो। She has She has been playing cricket for 2 hours. She has been playing tennis for 2 hours. She has been playing either cricket, either cricket टेनिस or tennis for 2 hours. और 2 आवर्स, बहुत अच्छे। दोनों वाक्य में 4 2 आवर्स कॉमन है, इसलिए दूसरे वाक्य के उत्तर में 4 2 आवर्स लगाए। ये तो अपन ठीक, कोई रूल्स ठीक है। मैं ऐसे आ गया तो क्या ना, he is watching TV
एंड सेकंड सेंटेंस ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो इसमें एक में वॉचिंग आ रहा है, एक में प्लेइंग आ रहा है, तो इसे कैसे करेंगे? ही इज आइदर वॉचिंग टीवी और प्लेइंग फुटबॉल, ऐसे लिख दो। ही इज आइदर वॉचिंग टीवी और प्लेइंग फुटबॉल, वेरी सिंपल। यस मैम। अब टाइप 2 पे आ जाते हैं अपन। इसमें टोटल 11 है, 11 कंजंक्शन है टोटल। टाइप, किसी का टाइप 2 है, आइदर और का टाइप 2 है। जब दोनों सब्जेक्ट असमान है, यहाँ पे कृष्ण है यहाँ पे राम है, तो इनके काम सेम होंगे। कृष्ण इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, कृष्ण भी खेल रहा है राम भी खेल रहा है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? कृष्ण प्लस राम इज आइदर। प्लेइंग। आइदर कृष्ण और राम इज प्लेइंग, या तो कृष्ण या फिर राम खेल रहा है, दोनों में से कोई एक खेल रहा है। जैसे टीचर बोलते हैं ना कि या तो वो शोर कर रहा होगा या फिर वो, दो में से कोई एक ही शोर कर रहा है, या तो कृष्ण या तो राम। ठीक है, तो ये शोर कर रहे हैं। वर्ब हमेशा और के बाद वाले शब्द सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो वर्ब है, ये जो इज है, ये इसके अकॉर्डिंग आएगा, राम के अकॉर्डिंग आएगा। ये लिखा है ना, वर्ब हमेशा और के बाद वाले शब्द सब्जेक्ट, और के बाद वाला ये है राम है, इसके अकॉर्डिंग आएगा ये वर्ब। इज हमेशा, ये जहां यहाँ पे जो होगा उसके हिसाब से हमें वर्ब लगाना है, सेकंड वाले के हिसाब से। ठीक है, पढ़ के बताओ। Ramesh learns this poem. Mohan learns this poem. Either Ramesh or Mohan learns this poem. ठीक है, तो मोहन के अकॉर्डिंग आ गया। ठीक है, आगे। Boys are playing chess. The teacher is playing chess. Either boys or teacher is playing chess. Third, the teacher is playing. देखो, इसको याद रखने का बहुत इजी तरीका बताती हूँ। देखो अभिमन्यु, आइदर द बॉयज या तो लड़के, और द टीचर या टीचर चेस खेल रही है, तो इसके हिसाब से ही लगाना है। एक एज वेल एज ही ऐसा है जिसमें हम पहले वाले के हिसाब से लगाते हैं, नहीं तो अभी तक Yes, जितने ma'am. पढ़े ना, उसमें दूसरे के हिसाब से ही लगा रहे हैं। और वैसे दूसरे के हिसाब से ही ज्यादा अच्छा लग रहा है बोलने में भी। ठीक है, एज वेल एज में अपन दूसरे के हिसाब से नहीं लगा रहे हैं, तो एज वेल एज का बस ध्यान रखना है कि उसमें पहले के हिसाब से लगाना है। बाकियों में सब में हम दूसरे के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अभी तक जितने भी पढ़े हैं। सिर्फ एक एज वेल एज को छोड़ के सब में सेकंड वाले के अकॉर्डिंग चल रहा है अभी तक तो। आगे पढ़ो, ठीक है। The teacher is playing chess. The boys are playing chess. Either the teacher or the boys are playing chess. हम्म। Fourth, my father has gone to Kota. His friends have gone to Kota. Either my father or his friends have gone to Kota. तो यहाँ पे है वाह है, ये चीजें आगे बहुत आएंगी, देख लेना। ये कि ये ऐसे कैसे क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो ये चीजें इनको ध्यान रखना है, हमेशा के लिए ध्यान रखना है इनको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, नेक्स्ट चलते, सिक्स वाला। नाइदर नॉर, ना तो ये ना ये, ठीक है। ना तो हंस रहा है ना रो रहा है, बोलते हैं ना अपन, तो नाइदर और, इसको नीदर भी कह लो या नाइदर कह लो, दोनों सही। नाइदर नॉर। विमला इज नॉट लाफिंग, शी इज नॉट वीपिंग। लाफ मतलब हंसना, वीप मतलब रोना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट समान है, सेम होंगे तो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। ना तो हंस रही है ना वो रो रही है, तो विमला इज नाइदर लाफिंग नॉर वीपिंग। तो इसके रूल्स पढ़ लेते हैं एक बार अपन। मैम इसके अंदर नोट को हटा देना है। हाँ, नॉट हटा दो ना, नाइदर और नॉर का। ना तो वो मतलब हंस रही है ना वो रो रही है, ऐसे नॉट हट जाएगा। नाइदर, नाइदर भी तो ना का काम तो नाइदर नॉट ने कर दिया ना, इसलिए। तो ना हंस रही है ना रो रही है। आइदर और मतलब होता है कि या तो ये, या तो वो खेल रही है या वो पढ़ रही है, ठीक है। या आइदर और मतलब या तो ये काम कर रही है या वो काम कर रही है, ऐसे। नाइदर नॉर मतलब ना तो पढ़ रही है ना खेल रही है, ऐसे। ठीक है, तो उसमें नाइदर का यूज करते हैं। तो इसके रूल्स देख लेते हैं। पहला वाक्य जहां तक कॉमन समान हो, पहला वाक्य समान है, विमला इज नॉट तक, मतलब शी इज नॉट, यहाँ तक समान है। लाफिंग वीपिंग अलग अलग है। तो पहला वाक्य जहां तक कॉमन समान हो, उसके तुरंत बाद नॉट के स्थान पर नाइदर लगा दो, लगाकर पूरा वाक्य उतार दो। जैसे विमला इज, विमला इज यहाँ तक सेम है, नॉट की जगह नाइदर लगा दो। नाइदर, फिर ये पूरा उतार दो, लाफिंग नॉर वीपिंग।
नाइदर लाफिंग, फिर क्या लिख दो, नॉर वीपिंग। दूसरा वाक्य जहां तक कॉमन हो गए भाग छोड़ दो, इसको छोड़ दो जो कॉमन है, नॉट की जगह नॉर लगा दो और वीप लगा दो। उसके बाद नॉर लगाकर शेष वाक्यांश उतार दो। वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, मतलब ये इस वाक्य में डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट आया हो उस उनमें इन्हें हटाकर क्रिया को उस टेंस के अनुसार बदल दो। डू नॉट डज नॉट आया तो फर्स्ट फॉर्म लिख दो क्रिया की, डिड नॉट आया तो सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। अभी आ जाएगा इसमें एग्जाम्पल में समझा दूंगी वापस से। और थर्ड पॉइंट पढ़ो, इनको एक बार रीड करो। You should not come today. You should not come tomorrow. You should neither comes today नॉर or टुमारो, comes tomorrow. नॉर नॉर आता है। यू शुड कम नाइदर टुडे नॉर टुमारो। अच्छा तुम ऐसे भी कह सकते हो, यू शुड नाइदर कम, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, यू शुड नाइदर कम टुडे नॉर टुमारो, ऐसे भी बोल सकते हैं, वो भी सही है। यू शुड ना तो तुम्हें आज ना आना चाहिए, कल भी नहीं आना चाहिए, तुम्हें आज भी नहीं आना चाहिए और कल भी नहीं आना चाहिए, तुम्हें परसों आना चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं। तो यू शुड कम नाइदर टुडे नॉर टुमारो, ना तो तुम्हें आज आना चाहिए ना कल आना चाहिए। तो ये क्या था, हाँ ये तो सिंपल वाले, ठीक है और पढ़ो। She is not reading a story. She is not reading a novel. She is neither हाँ reading a story or a novel. सही, एकदम सही है। शी इज नाइदर रीडिंग अ स्टोरी, ऐसे इसको रीडिंग को हम बाद में भी लिख सकते हैं, बोलते टाइम हम ऐसे ही बोलते हैं कि शी इज नाइदर रीडिंग अ स्टोरी नॉर अ नोवेल। ना तो वो स्टोरी पढ़ रही है ना वो नोवेल पढ़ रही है ना, वो सिर्फ दिखावा कर रही है। जैसे मम्मी कहे ना वो पढ़ रही है, तो अपन बोलते हैं कि मम्मा नाइदर शी इज रीडिंग अ स्टोरी नॉर अ नोवेल, वो कुछ नहीं पढ़ लिख रही है, वो सिर्फ दिखावा कर रही है। अगला रीड करो। Sheeta does not play football. She does not play cricket. Sheeta plays neither. नाइदर प्लेस फुटबॉल, ऐसे बोल दो कोई। Yes, ma'am. द Sheeta नाइदर, plays neither football or और nor क्रिकेट। cricket. अब देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे डज है तो इसके अकॉर्डिंग हमको चेंज करनी है ना, इसको प्ले को प्लेज हो जाएगा। ठीक है, डज के साथ तो हम प्ले ही लगाते हैं, एस और एस हट जाता है, जब डू और डज आ जाता है ना तो एस और एस हट जाता है वर्ब में से। सीता प्लेज, बट यहाँ वापस लग जाएगा, सीता प्लेज, इसने बोला ना डू डज हो, तो वर्ब इसने क्या बोला, जिन वाक्यों में डू नॉट या डज नॉट या डिड नॉट आया हो उन्हें उनमें उनमें इन्हें हटाकर क्रिया को उस टेंस के अनुसार बदल दो। डू नॉट डज नॉट है तो हम क्रिया को प्लेज, ठीक है, प्ले प्लेज, सीता सिंगुलर है तो प्लेज आएगा। डिड नॉट होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं हम यहाँ पे, Played. हाँ प्लेड लिखते हैं। सीता नाइदर प्लेज फुटबॉल नॉर क्रिकेट। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, बाकी तो इसमें कोई रूल है नहीं वैसे, सिंपल सा है, कोई रूल लगा नहीं है इसमें ज्यादा। ठीक है, बस ये चीज ध्यान में रखनी, डज नॉट आ गया तो हमें प्लेज लगानी है। सीता प्लेज, सीता नाइदर प्लेज फुटबॉल नॉर क्रिकेट, ना तो वो फुटबॉल खेलती है ना ही वो क्रिकेट खेलती है। ठीक है, टाइप टू, जब दोनों वाक्य के सब्जेक्ट्स अलग अलग हो, जब सब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे तो एक अलग अलग होंगे तो काम एक ही कर रहे होंगे वो। द टीचर इज नॉट स्लीपिंग इन द क्लास, अभी तक अपने ऐसे ही पढ़े हैं, सब्जेक्ट अलग है तो काम एक कर रहे हैं। टीचर क्लास में सो नहीं रही है, द स्टूडेंट्स आर नॉट स्लीपिंग इन द क्लास, और बच्चे भी नहीं सो रहे हैं। तो अब यहाँ पता चलेगा इज लगाना है कि आर लगाना है, चलो पढ़ो। ये तो मेरे को नाइदर द Neither टीचर, the हाँ हाँ पढ़ो चलो। nor the neither the teacher nor the students are स्लीपिंग, sleeping in the class. मतलब ये भी सेकंड के अकॉर्डिंग, सारे सेकंड के अकॉर्डिंग ही जा रहे हैं, दूसरे वाले के अकॉर्डिंग। टीचर सिंगल है लेकिन स्टूडेंट प्लूरल है तो आर नहीं। नाइदर टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग इन द क्लास, ना ही टीचर और ना ही बच्चे, ना तो टीचर ना ही बच्चे सो रहे हैं क्लास के अंदर, मतलब ना तो टीचर सो रही है ना बच्चे सो रहे हैं, सब जगे हुए हैं मतलब। इसके रूल्स देख, इसके और एग्जाम्पल देख, ये इसके रूल्स हैं। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स अलग अलग हो तो
दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हो तो क्या करना है, नाइदर से वाक्य चालू होगा, नाइदर से स्टार्ट होगा, ठीक। पहले वाक्य का केवल सब्जेक्ट, नाइदर द टीचर, सब्जेक्ट ले लिया सिर्फ। दूसरे वाक्य के आरंभ में नॉर, फिर नॉर लगाना है, नाइदर द टीचर, फिर नॉर लगाना है, नॉर रखकर शेष वाक्य उतार दो, नाइदर रमेश नॉर मोहन, फिर ये उतारना है एज इट इज, लर्न्स दिस पोएम, सेकंड वाले को एज इट इज उतार देना है। मतलब इसमें भी सेकंड वाला ही काम आ रहा है। दूसरे वाक्य के आरंभ में नॉर रखकर शेष वाक्य उतार दो, ध्यान रहे अंदर से नॉट हटेगा क्योंकि आरंभ में नॉर रख दिया है, नॉट को हटा देना है क्योंकि हम नॉर का यूज कर रहे हैं, तो नॉर भी नेगेटिव ही है एक तरह से, तो नॉट हट जाएगा दोनों जगह से। विशेष ध्यान दे, नॉर के बाद वाले शब्द सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आएगा, नाइदर के बाद वाले सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें भी सेकंड वाले इसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, ध्यान रखना है। सेकंड वाले के अकॉर्डिंग, सब में सेकंड वाले के अकॉर्डिंग ही चेंज हो रहा है। सिर्फ एक एज वेल एज, जब भी उस एज वेल एज का क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, सब में सेकंड के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सिर्फ एक एज वेल एज के अंदर ही फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, पढ़ो अभिमन्यु। Ramesh does not learn this poem. Mohan does not learn this poem. Neither Ramesh nor Mohan does लर्न्स दिस Mohan पोयम, जो learn हमने this पढ़ा था ना, poem. जब डज नॉट होगा तो मतलब मोहन के हिसाब से लर्न्स आ जाएगा, ठीक है, नॉट वॉट हट जाएगा क्योंकि नॉर आ गया। तो नाइदर, ना तो रमेश ना ही मोहन लर्न्स द पोएम, पोएम याद करते हैं, मतलब ना तो रमेश ने याद किया और ना ही मोहन, दोनों में से कोई पोएम याद नहीं कर रहा है या करता है। ठीक है, अगला। Sita did not go to Kashmir. Vimla did not go to Kashmir. Neither Sita nor Vimla went to Kashmir. इसमें वेंट आ गया ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है गो वेंट गॉन। फर्स्ट होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गो। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि डिड का यूज किया है, तो इनको भी ध्यान से, ये भी आ सकता है। सीता डिड नॉट गो टू कश्मीर, विमला डिड नॉट गो टू कश्मीर। नाइदर सीता, ना तो ना सीता ना विमला, ना तो सीता ना ही विमला वेंट टू कश्मीर, कश्मीर गए, तो डिड का वेंट में चेंज हो जाएगा। अगला पढ़ो, नेक्स्ट। My brother does not play the football match. His brothers do not play the football match. Neither my brother nor his brothers play play football match. प्ले द फुटबॉल मैच, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो Plural के है. अंदर प्लूरल आया है, ठीक है ना। हिज ब्रदर्स के हिसाब से यहाँ पे प्ले ही लगा है सिर्फ, ठीक है, वैसे भी डू नॉट है, अच्छा डू नॉट और डज नॉट है ना, हाँ तो बस प्ले आ गया ना यहाँ पे, ठीक है, आगे पढ़ो सेकंड My वाले के mother हिसाब से। does not take tea. Your mother does not take tea. Neither my mother nor your mother takes tea. 60, ये भी आ सकता है नाइदर नॉर भी, क्योंकि ये टेक्स और ये वाली चीज है ना, डज नॉट करके आ जाएगा, तो इसमें भी बच्चे गलत करेंगे, देखो। ठीक है, सेवंथ वाला पूछता है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है छोटी छोटी। सेवंथ हमारा कंजंक्शन है सो दैट, या फिर टू को हटाना। सो दैट मतलब सो इसलिए यूज करते हैं, सो दैट, जैसे ही इज पुअर टू परचेज अ हाउस, इसको हटाने के लिए टू और टू को हटाना, तो ही इज टू पुअर, वो इतना गरीब है टू परचेज अ हाउस, की मतलब वो हाउस खरीदने के उस हिसाब से वो बहुत गरीब है, वो एक घर भी नहीं खरीद सकता, वो इतना गरीब इंसान है। तो ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट परचेज अ हाउस, सो और दैट का यूज करेंगे। तो ही इज सो पुअर दैट, मतलब इस टू को और इस टू को हटाना, दैट ही कैन नॉट परचेज अ हाउस, इस तरह से यूज हो। तो इसका बहुत लंबा चौड़ा रूल्स है, पढ़ लेते हैं। टू को हटा दो, ये जो टू है इसको हटा दो, उसके स्थान पर सो रख दो और इसकी जगह सो लिख लेना, ही इज सो लिखना है, पुअर, ठीक है, ही इज सो कर लिया यहाँ तक। टू के तुरंत बाद वाले शब्द को उतार दो, टू के बाद वाला जो वाक्य पुअर, इसको उतार दो, ही इज सो पुअर, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है।
इसके बाद पार्ट टू, इसके बाद जो टू है, ये टू, इसको हटा दो और दैट लगा दो, इस टू की जगह दैट लगा दो, ये दैट लगा दिया यहाँ पे। यहाँ तक आ गया समझ में? फोर्थ रूल, इसके बाद सब्जेक्ट के प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म, आई, वी, यू, ही, शी, दे, आवश्यकता अनुसार अवश्य ही आएगी। इसके बाद सब्जेक्ट के प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन, ये खुद ही प्रोनाउन है सब्जेक्ट, ही खुद ही प्रोनाउन है, ठीक है। अगर यहाँ पे राम होता तो ही आ जाता है यहाँ पे, ये कहना चाह रहा है। सीता होती तो शी आ जाता है यहाँ पे, ये बताना चाह रहे हैं ये। तो इसके बाद सब्जेक्ट के प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, मतलब यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है ना, ठीक है, उसका उसका प्रोनाउन लिख दो। मतलब यहाँ पे राम है तो यहाँ ही लिख दो, सीता है तो शी लिख दो, यहाँ जो भी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउन लगा दो। मतलब ये लगा दिया प्रोनाउन, ही था तो ही का ही लगा दिया। इसके बाद टेंस के अनुसार कैनॉट अथवा कुड नॉट लगा दो, फिर यहाँ कैनॉट लगा दो यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग। तो टेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट है तो इसमें हमने कैनॉट ही लगा दिया। अब शेष वाक्यांश उतार दो, अब बाकी का जो है ये पूरा ऐसे थे उतार दो। मतलब वापस समझा देती हूँ, यहाँ फर्स्ट वाले में समझा देती हूँ। देखो, ही का ही लिखना है, इज का इज लिखना है, टू की जगह सो लिख दो, पुअर का पुअर लगा दो, इस टू की जगह दैट लिख दो, फिर इसका जो सब्जेक्ट है इसका प्रोनाउन यहाँ लिख दो और कैनॉट लगा दो। कैनॉट या कुड नॉट, इन दोनों में से कुछ आएगा, तो कैनॉट लगा दो, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है तो कैनॉट, पास्ट में होता तो कुड नॉट लगा देते, प्रेजेंट में होगा तो कैनॉट, पास्ट में तो कुड नॉट। तो ही कैनॉट परचेज अ हाउस, ही इज सो पुअर, वो इतना गरीब है, दैट ही कैनॉट परचेज अ हाउस, कि वो एक घर भी नहीं खरीद सकता। अब इसके कुछ एग्जाम्पल ये रीड करो तो सर अभी। The girls were too tired to cook food. The girls were so tired that they cook food. दे They कुड नॉट, could not. इसमें देखो टायर्ड, इसमें ये क्या है, पास्ट में है ये। द गर्ल्स वर, ये पूरा ही पास्ट में, देखो लड़कियां बहुत थकी हुई थी कि वो खाना भी नहीं बना सकती थी। दे वर टू टायर्ड टू कुक फूड, मतलब वो इतनी थकी हुई थी कि वो फूड भी कुक नहीं कर सकती थी। तो हम इसको लिख सकते हैं, मतलब टू और ये जो टू है, इन दोनों को हटाने के लिए हम सो दैट का यूज करते हैं। द गर्ल्स वर सो टायर्ड दैट दे They कुड नॉट कुक फूड, ठीक है। तो यहाँ गर्ल्स की जगह दे आ जाएगा, तो गर्ल्स का प्रोनाउन यहाँ पे दे ही तो लिखेंगे। आगे चलते हैं और एग्जाम्पल कर लेते हैं थोड़े से इसके। अच्छा, ये इसका फर्स्ट टाइप था ना। ये देखो, इसमें बता भी रखा है सब्जेक्ट जो गर्ल्स है वो प्लूरल है, इसलिए दे आया है, दे का प्रयोग किया गया है। वर है यहाँ पे, वर से ज्ञात हुआ कि पास्ट टेंस है, इसलिए कुड नॉट लगाया है। प्रेजेंट होगा तो कैन नॉट लगाना है, और पास्ट टेंस होगा तो कुड नॉट, क्योंकि वर है तो हमें could पता not. चला कुड नॉट, ठीक है। आगे पढ़ो। Sita is too honorable to beg before others. Sita is so honorable that she cannot beg before others. मतलब सीता अपना इतना, वो इतनी ऑनरेबल है कि वो किसी से भीख नहीं मांगना चाहती। एक होता है ना खुद का सम्मान होता है, तो किसी से भीख नहीं मांगना चाहती वो, ठीक है। आगे। Her mother was too old to run fast. Her mother was so old that she cannot run fast. No, could not run fast. वॉज है, हर मदर वॉज सो ओल्ड दैट शी कुड नॉट रन फास्ट। वॉज है मतलब ये पास्ट टेंस में है, तो हम कुड नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। The news is too good to be true. The news is so good that it cannot be true. द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। तो इसमें तो हमें बस कैन नॉट और कुड नॉट का ध्यान रखना है। प्रेजेंट में तो कैन नॉट लगाना है, पास्ट में तो कुड नॉट, बस। इसका सेकंड टाइप, ये इसका सेकंड टाइप है। पहचान, वाक्य में टू टू होता है,
इसके बीच में फॉर अवश्य होता है। इसमें इस तरह के अगर सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए कि द टी इज टू हॉट फॉर मी टू टेक इट, तो टू और टू तो होगा लेकिन फॉर भी होगा यहाँ पे। ये सेकंड टाइप है इसी का। द टी इतनी गर्म थी मेरे लिए टू टेक इट, मतलब उसको पीना वो नहीं था मेरे लिए। द टी इज टू हॉट फॉर मी टू टेक इट, मतलब टी इतनी हॉट थी कि मैं उसे पी नहीं सकता था। तो बाकी में टू और टू तो होता है, और इसमें बीच में फॉर अवश्य होता है। फॉर के बाद पर्सनल प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन मी, पर्सनल प्रोनाउन का ओ ऑब्जेक्टिव केस, मी, अस, यू, हिम, हर, देम, ये ऑब्जेक्टिव केस है सारे के सारे। पॉजेसिव केस हो जाते हैं हिज बैग, हर बैग, देयर बैग, ठीक है, ये सब हो जाते हैं पॉजेसिव केस। पर्सनल प्रोनाउन के भी केसेस होते हैं, ऑब्जेक्टिव में ये आते हैं सारे, मी, अस, यू, हिम, हिज, हर। एक तो सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, और एक पॉजेसिव केस होता है, तीन केस होते हैं। सब्जेक्टिव में तो ही Yes. इस तरह से आ जाएंगे, पॉजेसिव में हर बैग, हिज बैग, देयर बैग, My वो आ bad. जाते हैं। हाँ, और ऑब्जेक्टिव में ये सारे आ जाते हैं। तो मी, अस, यू, हिम, हर, देम, तो ये सब क्या बोला इसने, इसके बीच में फॉर अवश्य होता है, फॉर अवश्य होगा। फॉर के बाद पर्सनल प्रोनाउंस का ऑब्जेक्टिव केस होगा, ये जो पर्सनल, ये जो प्रोनाउन है जितने भी, इनका ऑब्जेक्टिव केस मतलब इनमें से कुछ होगा, जैसे मी है यहाँ पे, अथवा कोई नाउन जैसे राम, सीता, माय ब्रदर, अवश्य होता है। इट इज टू हॉट फॉर मी टू टेक इट। फर्स्ट टाइप में फॉर नहीं दिया होता है, किंतु सेकंड टाइप में फॉर अवश्य दिया होता है। फर्स्ट टाइप में तो हमने फॉर पढ़ा ही नहीं, ऊपर था ही नहीं फॉर, देखो। सेकंड टाइप में हमने फॉर पढ़ा, सेकंड टाइप वाले फॉर पढ़ लिया आपने। तो द टी इज टू हॉट फॉर मी टू टेक इट, तो इसको हम चेंज करेंगे, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट, विट ये हटा देंगे, दैट आई कैन नॉट टेक। चलो देख लेते हैं इसके रूल्स, देख लेते हैं एक बार। टू के स्थान पर सो लगा दो, यहाँ टू की जगह सो लगा दो, ये तो पहले वाला ही है सेम। फॉर के स्थान पर दैट लगा दो, ये फॉर की जगह दैट लगा दिया, ठीक है। फॉर के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस दिया गया है, उससे प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस में चेंज कर दो। ये जो ऑब्जेक्टिव है ना मी, इसको सब्जेक्टिव में चेंज कर दो, आई, ही, शी, ये जो होता है इसमें चेंज कर दो। तो सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे इसको, मतलब ये मी की जगह आई आ जाएगा यहाँ पे, द टी इज टू हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट। उसे प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस में चेंज कर दे, अर्थात फॉर प्लस प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस को हटा दो, मतलब फॉर और मी है ना, इसको हटा दो और इसकी जगह आई लगा दो, और दैट प्लस प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस को लगा दो, मतलब वही कह रहा है, दैट प्लस ये प्रोनाउन हो गया सब्जेक्टिव केस वाला, इन दोनों की जगह इन दोनों की जगह फॉर मी की जगह दैट आई लगा दो, फिर हटा दो और दैट द प्रोनाउन के सब्जेक्ट केस लगा, अथवा फॉर के बाद कोई नाउन दे रखा है तो उस नाउन को उतार दो, और टू आई कैन नॉट टेक इट, टू को हटा दो, टू भी हटा देना है, कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है। सेम है वैसे तो, ज्यादा कुछ चेंज नहीं, यदि क्वेश्चन के अंत में इट अथवा दैम हो तो उसे हटा दो। कुछ अन्य उदाहरण को समझो जो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं। तो इट और ये दैम इसको हटा दो, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, बिना इसके भी काम चल जाएगा। द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक, मैं ले नहीं सकता, इट लगाने की जरूरत ही नहीं है, पता है टी टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वापस बता देते हैं, सारे रूल्स कुछ नहीं है, सेम टू सेम है। द टी, टू की जगह सो लिख दो, टू की जगह सो लिख दो, फॉर मी की जगह, फॉर की जगह दैट लगा दो, मी को सब्जेक्टिव केस में चेंज कर दो, ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको सब्जेक्टिव केस में चेंज कर दो, इसके अकॉर्डिंग कैन नॉट या कुड नॉट आ जाएगा, और ये लास्ट का इट, डैम, कुछ भी है उसको हटा दो, टू को भी हटा दो, टू हटाना है, ये टेक ऐसे जाए, बस इतना सा है इसमें। पढ़ो तो इसके एग्जाम्पल सेम ही है, ज्यादा कुछ वो नहीं है। एग्जाम्पल रीड करो The, इसके। the question was too difficult for them to solve it. The question was so difficult that they could not solve. ठीक है। Second, the girls are too naughty for the teachers to control them. The girls are so naughty that
that the teacher cannot, cannot टीचर कैन नॉट कंट्रोल। ठीक है, आगे बढ़ो। The lesson is too difficult for Ramesh to understand. The lesson is so difficult that Ramesh cannot understand. चाहे फर्स्ट टाइप का हो या चाहे सेकंड टाइप का हो, आंसर में दैट अवश्य ही आएगा। दो वाक्य को जोड़ने के लिए सो दैट का प्रयोग। सो दैट इतना की होता है, इसका मतलब इतना की। द लेसन वॉज सो डिफिकल्ट, लेसन इतना डिफिकल्ट था कि रमेश कैन नॉट अंडरस्टैंड, रमेश समझ नहीं पाया। सो का मतलब होता है इतना, और इसका मतलब की, मतलब इस सेंस में यूज किया जाता है इसको। सो दैट का मतलब इतना की। लेसन इज सो डिफिकल्ट, लेसन इतना डिफिकल्ट था कि रमेश समझ नहीं पाया। तो इसका हिंदी मतलब होता है इतना की। सो दैट का प्रयोग ऐसे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है जिनमें एक वाक्य स्थिति बताता है और दूसरा वाक्य परिणाम बताता है। हाँ, ये चीज ध्यान रखनी, ये इंपॉर्टेंट है कि सो दैट हम किन वाक्यों को जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं। कौन से सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए हम सो दैट का यूज करते हैं? उन सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए जिनमें एक वाक्य स्थिति बता रहा है और दूसरा वाक्य परिणाम बताता है। जैसे ये तो स्टेट बता रहे हैं, एक स्टेट को बता रहे हैं, एक स्थिति को बता रहे हैं। द लेसन इज सो डिफिकल्ट, कि लेसन बहुत ही डिफिकल्ट था और उसका परिणाम क्या हुआ, कि उसका जो रिजल्ट हुआ, लेसन डिफिकल्ट है, ये तो एक स्टेट है, एक स्थिति है ना। इसका रिजल्ट हुआ कि रमेश को समझ नहीं आया। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम सो दैट का यूज करते हैं। तो एक एडवर्ब है जो वेरी या क्वाइट के स्थान पर लगाया जाता है। दैट एक कंजंक्शन है जो फुल स्टॉप के स्थान पर लगता है। आगे चल, 8, 9, 10, 11, बस 3 और बचे। ऊपर और एग्जाम्पल थे। हाँ, ये एग्जाम्पल ये पढ़ लो। पहले वाक्य में आए वेरी और क्वाइट के सो, ये है ठीक है। ये एग्जाम्पल रीड कर लो एक बार। He ran very fast. He won the race. He ran so fast. इसका वेरी की जगह सो लगाना है। ये लिखा है ना यहाँ पे। पहले वाक्य में आए वेरी या क्वाइट के स्थान पर सो तथा फुल स्टॉप के स्थान पर दैट लगा दो। ये जो फुल स्टॉप है इसकी जगह दैट, वेरी की जगह भी सो आ जाएगा। वेरी या फिर क्वाइट भी आ गया ना तो भी सो ही आएगा। वेरी या क्वाइट। He ran so fast that he won the race. दैट ही वन द। Second, ठीक, I am इसको very चाहे वन tired. बोल दो, इसको चाहे वॉन बोल दो, दोनों ही सही है, ठीक है ना। वन भी सही है और वॉन भी सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, आगे बढ़ो। am I am very tired. I cannot walk anymore. I am so tired that I cannot walk anymore. आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक एनीमोर। मैं इतना थका हुआ था कि मैं और नहीं चल सका। इतना, सो मतलब इतना, इसका मतलब कि। ही रैन सो फास्ट, वो इतना तेज भागा कि वह रेस जीत गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसके अंदर हम एक तो स्टेट बता रहे हैं कि वो तेज भागा और उसका एक रिजल्ट बता रहे हैं कि वो जीत गया। वो इतना थका हुआ था, ये एक स्टेट बता रहे हैं, एक स्थिति बता रहे हैं कि वो थका हुआ था। दैट आई कैन नॉट वॉक एनीमोर, इसका रिजल्ट हुआ कि वो इतना थका हुआ है, तो इसका क्या रिजल्ट है कि वो और ज्यादा नहीं चल सका। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए जिसके अंदर एक तो सेंटेंस बता रहा हो स्टेट को, स्थिति को, कि वो बहुत तेज भाग रहा है, और दूसरा जो सेंटेंस है वो उसका रिजल्ट बता रहा हूँ कि वो रेस जीत गया। इस तरह के सेंटेंसेस को हम कंबाइन करने के लिए सो दैट का यूज करते हैं। कंबाइनिंग सेंटेंसेस, टू और टू। अब अभी अपन ने पढ़ा था टू और टू को हटा के अपन वो लगाते हैं। टू और टू का भी हम सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए हम इसका भी यूज करते हैं। ये भी एक तरह का कंजंक्शन है। जब दोनों वाक्य के सब्जेक्ट, ये भी दो तरह का होता है जब सब्जेक्ट समान हो। द ओल्ड मैन वॉज वेरी वीक, ही कुड नॉट वॉक फास्ट। तो ओल्ड मैन इतना, उसका उल्टा समझ लो, उसका उल्टा समझ लो, या फिर एक तरह से टू और टू से हम कंबाइन कर रहे हैं।
तो उल्टा तो क्या, अलग ही हो गया ना ये, इससे कंबाइन करेंगे हम सेंटेंस को, इन दोनों का यूज करके हम जोड़ेंगे। द ओल्ड मैन वॉज वेरी वीक, जो ओल्ड मैन था वो बहुत ही कमजोर था। ही कुड नॉट वॉक फास्ट, वो तेज नहीं चल सकता था। तो द ओल्ड मैन वॉज टू वीक टू वॉक फास्ट। बस इसको इस तरीके से जोड़। ठीक है, तो इसके रूल्स देख लेते हैं। प्रथम वाक्य के वेरी को हटाकर, इसमें वेरी को हटाकर टू लगा दो, पूरा वाक्य उतार। द ओल्ड मैन वॉज टू वीक, फिर वेरी को हटा दो बस और टू लगा दो, और पूरा सेंटेंस द ओल्ड मैन वॉज टू वीक, तो यहाँ तक उतार दिया। ठीक है, दूसरे वाक्य में कैन नॉट अथवा कुड नॉट तक का वाक्यांश हटा दो, फिर इसको हटा दो, ही कुड नॉट ये पूरा हटा दो, टू लगा दो और वॉक वॉक फास्ट। इसके बाद कैन नॉट कुड नॉट के बाद टू लगाकर पूरा वाक्यांश उतारो, टू लगा के ये उतार दो। द ओल्ड मैन वॉज वीक टू वॉक फास्ट, इसका रूल है। ठीक है, पढ़ो इसके, सिंपल है ये तो, रीड करो भी हमने। Sita is much tired. She cannot cook food. Sita is too tired to cook food. कुक फूड। Third, he is very old. He cannot learn things. He is too old to learn things. बस आज अपन 8th ही पढ़ेंगे, तो सेकंड वाला और कर लेते हैं। सीता इज मच टायर्ड, शी कैनॉट कुक फूड। तो सीता इज टू टायर्ड टू कुक फूड। ही इज वेरी ओल्ड, ही कैनॉट लर्न थिंग्स। ही इज टू ओल्ड टू लर्न थिंग्स, तो इतना बूढ़ा चीजें याद करने के लिए, वो बहुत बूढ़ा है, मतलब एक तरह से वो नहीं कर सकता। तो जब दोनों वाक्य के सब्जेक्ट अलग अलग हो, अब सब्जेक्ट अलग है तो द प्रिंट स्मॉल, माई ग्रैंड मदर कुड नॉट रीड इट। प्रिंट बहुत ही छोटा, मतलब वो जो प्रिंट लिखे होते हैं ना अपने बुक्स के अंदर, तो बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ था कि मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी पढ़ ही नहीं सकी उसको। तो द प्रिंट वॉज टू स्मॉल फॉर माई ग्रैंड मदर टू रीड। इसमें हमने टू का और फॉर का यूज किया इसके अंदर। ये भी पढ़ लेते हैं ये रूल्स एक बार। इट इज वेरी कोल्ड, वी कैन नॉट सिट आउट इन द ओपन। इट इज टू कोल्ड फॉर अस टू सिट आउट इन द ओपन। प्रथम वाक्य में वेरी को हटाकर टू लगा दो। यस, वेरी को हटाया यहाँ से और टू लगा दिया। इट इज टू कोल्ड। तो द प्रिंट वॉज टू स्मॉल, ये पहले वाले का बता रहे। प्रिंट वॉज टू स्मॉल, वेरी को हटा के टू लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। सेकंड रूल, फॉर लगाकर दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट यदि कोई नाउन है तो फॉर लगाकर नाउन उतार दो, या फिर फॉर लगाओ। और फिर ये अगर नाउन है माय ग्रैंड मदर, तो ये ऐसे ऐसे का ऐसा इसको उतार दो। यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन है, यदि कोई प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है, मतलब ही शी इट इनमें से कुछ भी है, तो फॉर प्लस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगा दो। तो अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव जैसे यहाँ फॉर अस लगा दिया ना। ये देखो यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है ना, आई माई मी वी अवर अस, ये सब्जेक्टिव केस में आ जाते हैं। तो वी अगर सब्जेक्टिव है तो उसको ऑब्जेक्टिव में चेंज करना है, फॉर लगा के ऑब्जेक्टिव में बना दो इसको। माई ग्रैंड मदर तो एज इट इज लिखना है, या अगर कोई प्रोनाउन है तो उसको चेंज करना है ऑब्जेक्टिव केस में, मतलब अस इसमें चेंज करना है, मी अस दैम इनमें ऑब्जेक्टिव केस लगा दो। तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया हमने यहाँ पे, ये रहा फॉर के बाद। द प्रिंट वॉज टू स्मॉल फॉर, इधर तो एज इट इज आएगा माई ग्रैंड मदर, क्योंकि ये नाउन है। कुड नॉट को हटा दो, टू लगाकर शेष वाक्य उतार दो। ये कुड नॉट हटाना और टू रीड ऐसे लिखना बस। फॉर माई ग्रैंड मदर टू रीड। इसमें वैसे रूल्स के ध्यान रखने अपन बिना रूल्स के भी लिख सकते हैं एक तरह से। प्रिंट वॉज टू स्मॉल फॉर माई ग्रैंड मदर टू रीड। दूसरे वाक्य के अंत में यदि इट अथवा दैम है तो उसको हटा देना है। दैम पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार प्राय दे देते हैं, तो उसे हटा दो। पता ही चल जाता है कि प्रिंट के बारे में बात हो रही है, तो इट दैम कुछ भी हो तो उसको हटा दो। ठीक है, ये रीड करो तो। The question is very difficult. I cannot answer it. The question is too difficult for me टू आंसर, to answer it. टू आंसर, बस इट विट को हटा देना है। ये यहाँ पे आ गया इसका आंसर।
द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर, बस इतना सा लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट करो। It is very dark. We cannot see anything. It is too dark for us to see anything. इट इज टू डार्क फॉर अस टू सी एनीथिंग। तो इसमें रूल इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, वैसे ये इतने तो इसमें ये अपन कर लेंगे, मतलब ज्यादा रूल्स है नहीं इनके अंदर। मेन हमें वही चीज ध्यान रखनी है बस, कैजुअल एज में फर्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, बाकी सब में सेकंड के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर इन फ्यूचर में आ जाए तो अपन को याद भी ना रहे, काफी चीज अपन पढ़ लेते हैं भूल भी जाते हैं। ठीक है, ये आगे के अपन कल पढ़ेंगे, 9, 10 और 11, तीन तीन कंजंक्शन और बचे हैं, कल करेंगे। फिर कुछ एक्सरसाइज भी करनी होगी तो वो भी कर लेंगे एक्सरसाइज भी। Yes,